डिस्कस करेंगे। और पूरे कोर्स में हम मेट्रिक स्पेस को एमएस से लिखेंगे और इसमें एक यूज़ होता है मेट्रिक स्पेस में मेट्रिक फंक्शन, उसको हम एमएफ से लिखेंगे। इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें मेट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन करने की क्यों ज़रूरत होती है, कौन सी मोटिवेशन थी कि मेट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन किया गया, कौन से की पॉइंट्स को हम जहन में रखते हुए मेट्रिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये सारी जो एक्सप्लेनेशन होगी ये हम रियल लाइफ एग्जांपल्स और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करते रहें मुझे फॉलो। सपोज करें कि आपके पास हैं रियल नंबर्स और ये क्या है, रियल लाइन, जहाँ पर रियल नंबर्स हम लिखते हैं। यहाँ पर 0, इस साइड पर पॉजिटिव, इस साइड पर नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर कोई टू पॉइंट्स लेकर उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे। सपोज कर लें इसको आपने x कह लिया, इसको आपने y कह लिया, तो x और y पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। रियल नंबर्स में क्या फार्मूला था, ज़रा ज़हन में सोचें ज़रा। फार्मूला बड़ा सिंपल था जी, xy इक्वल टू x माइनस वाई का मोड। अब x की वैल्यू -3 माइनस वाई की वैल्यू 1, इसका मोड, तो ये -4 का मोड, तो ये आ गया 4। मोड लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 4 आंसर। उसके बाद देखते हैं आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर क्या होता है जी, आर स्क्वायर होता है आर का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, जैसे हम ए क्रॉस बी कहते थे 9th में 10th में हमने पढ़ी हुई है, तो ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स। तो आर क्रॉस का आर में क्या होंगे, ऑर्डर पेयर्स, यानी कि रियल नंबर्स के। अगर हम एक्स वाई दो ऑर्डर पेयर्स लें आर स्क्वायर से, तो एक्स किसके इक्वल होगा, x1 x2 के, क्योंकि ऑर्डर पेयर है। और y किसके इक्वल होगा, y1 y2 के, ये भी ऑर्डर पेयर है। तो अब आर स्क्वायर के अंदर इन दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमने 8th और 9th क्लास में बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है। क्या है वो, इसमें से इसको माइनस करते थे हम, उसका स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करते थे और ले लेते थे उसका अंडर रूट। तो ये फार्मूला है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का आर स्क्वायर में। इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। अब अगर आर और आर स्क्वायर की जगह पर आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट सेट x हो और उस सेट में फंक्शंस भी हो सकते हैं, उस सेट में सीक्वेंस भी हो सकती हैं, उस सेट में मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, उस सेट में वेक्टर्स भी हो सकते हैं, या उस सेट में कोई और सिंबल्स, कैरेक्टर्स या नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने दो फंक्शंस इस सेट, यानी कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट सेट है, इसमें सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, तो आपने दो फंक्शंस के में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। ये तो नंबर्स थे, तो इनके दरमियान आपने ऑर्डर पेयर और नंबर के दरमियान आपने डिस्टेंस का फार्मूलाज पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन इनके दरमियान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस एक्स सेट को मेट्रिक स्पेस बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए हमें मेट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसी तरह दो सीक्वेंसेस के बाद दरमियान डिस्टेंस, दो मैट्रिसेस के दरमियान डिस्टेंस, दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस, या कोई और सिंबल्स हैं या करैक्टर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि जो आर्बिट्रेरी सेट्स मैट्रिक स्पेस बन जाएंगे उनके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकेगा, और जो नहीं बन सकेंगे तो उनके पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि
मेट्रिक स्पेस के पीछे क्या मोटिवेशन थी। तो उसका आंसर हम देखते हैं। रियल नंबर में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, लिमिट का, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का, और कंटिन्यूस फंक्शन का। और भी बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अंदर एक पॉइंट का कई पॉइंट के साथ या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। इस सेट में हमने इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना था और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स ने हमें मोटिवेट किया कि हम इसमें कोई डिस्टेंस फंक्शन बना दें और इसको मैट्रिक्स स्पेस बना दें। अब हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में डिस्टेंस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं जी। सपोज करें कि आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें x1, x2 अप टू सो ऑन, यहाँ पर है कोई पॉइंट xn, और इससे आगे जो पॉइंट है वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो गए। इन सारे पॉइंट्स को जो xn से आगे होंगे हम स्मॉल xn कह देते हैं। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट पड़ा हुआ है, सपोज कर लें ये वाला x। तो कन्वर्जेंस क्या होती है कि ये xn के बाद जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो इस x के करीब आना शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो सीक्वेंस का बिहेवियर होगा, यहाँ से सीक्वेंस चली है और आगे ये एक पॉइंट के करीब आना शुरू हो जाए। लें जी, अब मैं आपको इस सीक्वेंस की एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें आपके पास सीक्वेंस xn इक्वल टू 1/n। आप इसके फर्स्ट टर्म देखते हैं तो n की जगह 1 आ जाता है 1/1, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, और सो ऑन जब आप चलते जाएंगे इसकी 1000 टर्म की होगी 1/1000, ठीक है, और इसकी उससे अगली टर्म होगी 1001। तो देखें ये वाली जो लास्ट टर्म है ये उससे पिछली जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, और ये फिर उससे कम 0 की तरफ आ जाएगा। तो 1000 के बाद जो अगली टर्म सारी हैं वो 0 के ज़्यादा करीब आनी शुरू हो जाएगी। इसको इस फिगर से भी देख लेते हैं कि आपकी फ़र्स्ट टर्म x1 है वो 1/1 है, x2 क्या है 1/2, 1/1 1 के इक्वल है, 1/2 0 पॉइंट, ये देखें हम 0 की तरफ जाना शुरू हो गया। पहले 5 था फिर 3 हो गया। अब चलते जाएंगे, जो xn टर्म होगी वो 1/1000 है, तो वो क्या है 0.001, यानी कि 0 के और करीब आ गया। तो इससे अगली जो सारी टर्म्स हैं ये वाली 1001, 1002, इन सब को हमने स्मॉल xn कह दिया। और अब हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस जो है वो 0 के साथ बहुत छोटा आ जाएगी, यानी ये सारी टर्म्स करीब आना शुरू हो जाएंगी। ये आपके पास सीक्वेंस थी xn। अब इसकी कन्वर्जेंस को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये जो टर्म्स होती हैं xn, इनको हम इस x से डिफरेंस लेते हैं और कहते हैं कि वो डिफरेंस बहुत स्मॉल आना शुरू हो गया, बिल्कुल करीब थे, इस वजह से इनका डिस्टेंस या डिफरेंस स्मॉल आता है और ये सीक्वेंस हमारी x को कन्वर्ज करना शुरू कर देती है। जैसे मोहल्ले के अंदर घरों का डिस्टेंस स्मॉल होता है और जो शहर होते हैं उनका एक दूसरे से डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जी, तो ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस थी रियल नंबर्स में। और अगर इसको हम एब्स्ट्रैक्ट सेट x में देखना चाहें तो फिर हम डिस्टेंस को कैसे देखेंगे, हम कहेंगे डिस्टेंस xn और x लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसमें तो हमें सारा सेटअप पता है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट सेट में डिस्टेंस का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो फिर उसको एक सिंबल से लिख लेंगे और उसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे, और फिर वो जो फार्मूला होगा वो 4 एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। सपोज कर लें कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x और y, उनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर रियल लाइफ की एग्जांपल से देखें तो आप उनके दरमियान जो रूट है या जो लाइन है वो उसका डिस्टेंस है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y यानी dxy। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप लाहौर से जाना चाहते हैं फैसलाबाद, लाहौर से फैसलाबाद जाना चाहते हैं, तो जो आप रूट यूज़ करेंगे वो क्या,
इसी एग्ज़ाम्पल को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते रहेंगे लाहौर और फैसलाबाद वाली को। तो अब देखें कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जो 2 पॉइंट है, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, इनके दरमियान सपोज कर लें 110 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 110 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे कि आप -110 किलोमीटर दूर जाएंगे तो फैसलाबाद आएगा। माइनस नहीं कभी भी कहते। तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस होगा dxy, ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम डिस्टेंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट x का x के साथ ही डिस्टेंस ले लें, यानी कि अगर हम लाहौर का लाहौर से ही डिस्टेंस ले लें तो वो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं। तो इसका मीनिंग है कि डिस्टेंस 0 भी आ सकता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें डिस्टेंस फाइनाइट आएगा, यानी कि कोई ना कोई, जैसे ये 110 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये फाइनाइट आंसर है। इसी तरह अगर हम एक सियारे से दूसरे सियारे पर भी जाएंगे तो वो भी डिस्टेंस फाइनाइट होगा। तो हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन होगा उसमें हम डिस्टेंस फाइनाइट लेंगे। उसके बाद ये डिस्टेंस क्या होगा? रियल होगा। रियल क्यों होगा जी? अब ये देखते हैं। हम ले रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट सेट x, उस पर हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं ये डिस्टेंस। तो सपोज कर लें कि आपके पास जो सेट x है उसमें 2 पॉइंट हैं x और y। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं x का x के साथ, वो क्या होगा आप सब लोग जानते हैं। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि ये हमारा मीट्रिक फंक्शन है, ये वाला जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। तो फंक्शन क्या होता है? एक सेट x से y की तरफ होता है, यानी हम एक सेट x जो होता है उससे एक पॉइंट लेते हैं x, उस पर हम f अप्लाई करवाते हैं, तो हमारा आंसर किस में आता है? y में। इसी तरह जब d हम लेंगे, डिस्टेंस हमने किस पे डिफ़ाइन करना है? सेट x पे। तो डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट्स पे अप्लाई होता है, इस वजह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ताकि इसमें 2 पॉइंट्स के सारे पेयर्स आ जाएं जिन पर हम डिस्टेंस अप्लाई कर सकें। तो d कैसे लेंगे? x क्रॉस x से r की तरफ, यानी कि जो उसका आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। रियल नंबर 0 से आगे पॉजिटिव या 0। तो अब हम इसमें से एक पेयर लेते हैं, इसमें से कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं, सपोज इनमें से कोई ले लें, एक्स वाई ले लें, उस पर हम ये डी फंक्शन अप्लाई कराते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आर। इसमें से ये लिया और ये आंसर आर में आएगा। ये थी कि ये रियल नंबर क्यों होगा और ये डिस्टेंस फंक्शन जो होगा ये वाला, ये कैसे बनेगा, इसकी क्या फॉर्म होगी। अब आप देखें कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 आ जाए तो इसका क्या मीनिंग है कि वो दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। x किसके इक्वल होगा? y के, फिर ही उनका डिस्टेंस 0 होगा। और इसके उलट अगर हम देखें कि अगर x और y इक्वल हैं, दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं, तो फिर उनका डिस्टेंस क्या होगा? 0। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है। ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब देखें थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप x से y की तरफ जाएं और y से दोबारा x की तरफ आ जाएं तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे आप लाहौर से फैसलाबाद जाएं तो 110 किलोमीटर डिस्टेंस है, और फैसलाबाद से फिर दोबारा उसी रोड के ज़रिए लाहौर आएँ तो फिर भी तो 110 किलोमीटर ही होगा डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री। और फोर्थ, ये डिस्टेंस फंक्शन के हम की पॉइंट्स या एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। फोर्थ में 2 केसेस हैं, उसमें आपने 3 पॉइंट लेना है। इसमें डिस्टेंस हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान लिया, उसमें भी 2 पॉइंट्स के दरमियान ही लेना है, लेकिन उसमें टोटल 3 पॉइंट्स होंगे।
पहला ये है कि वो तीनों एक ही लाइन में हो, दूसरा ये है कि तीनों एक लाइन में ना हो। अब देखें जब वो एक लाइन में होंगे, अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो जो x और y का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा इस डिस्टेंस और प्लस इस डिस्टेंस के। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस x और y ये वाला इक्वल होगा डिस्टेंस x और z के प्लस डिस्टेंस z और y के। और ये वाला आप देखें ये तीनों एक लाइन पर नहीं है, इसको हम कह लेते हैं x और y और ये है z। अब देखें जो x और y का डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा नहीं, यानी कि डिस्टेंस x और y का ये वाला कम है इन दोनों के सम से, तो ये हम लिखेंगे लेस है, प्लस इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के सम से ये वाला डिस्टेंस लेस है। ये वाली प्रॉपर्टी है फोर्थ। और अब देखें ये तीनों एक लाइन में हों या एक लाइन में ना हों, तो इनको हम इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे, या तो इक्वल आ सकता है या लेस आ सकता है। तो अब देखें जी इसकी फॉर्म कैसे बनेगी, डी एक्स वाई जो डिस्टेंस x और y का है वो लेस होगा या इक्वल होगा x और z से प्लस z और y। इन दोनों डिस्टेंस के सम से ये वाला या तो लेस होगा या इक्वल होगा। ये हमने अभी दो केस पढ़े। इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि अगर आप रियल नंबर की एग्जांपल देखें उसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल की एक साइड जो होती है वो बाकी दो साइड के सम से लेस होती है, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम रखा हुआ है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। देखें डिस्टेंस के लिए जो डिस्टेंस हम ले रहे थे x और y, उसके लिए ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाएं, ये वाला डिस्टेंस इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो इस डिस्टेंस को d को हम कहते हैं मीट्रिक, या इसको मीट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, या इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। अब हम इस सारे की फॉर्मल डेफिनेशन बनाते हैं। हम करेंगे लेट x बी आ नॉन एम्प्टी सेट। जो आप एब्स्ट्रैक्ट सेट x ले रहे हैं उसको आपने लेना है नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर आप उस सेट को एम्प्टी ले लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप इसमें से कौन से पॉइंट उठाएंगे जिनके दरम्यान आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसलिए आपका सेट जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन ये जो हमारा फंक्शन होगा डी एक्स क्रॉस एक्स से आर, इसको हम कहेंगे मीट्रिक फंक्शन या डिस्टेंस फंक्शन या सिर्फ मीट्रिक। इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स या प्रॉपर्टीज़, ये चार प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो देन हम कहेंगे डी इज़ मीट्रिक। द पेयर एक्स डी इज़ कॉल्ड मीट्रिक स्पेस, यानी कि सेट एक्स पर अगर हम कोई डी मीट्रिक डिफाइन कर दें तो वो सेट एक्स क्या बन जाएगा, मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। अब ये वाला जो एंड वाली लाइन है, इसमें डिफरेंट ऑथर जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इसको लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखी जाती है। उसके बाद कुछ ऑथर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखते, वो सिर्फ ये वाली तीन लिख देते हैं, और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इससे ये पहली वाली बना लेते हैं। तो इसका मतलब अगर ये तीन प्रूव हो जाए तो पहली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती जी। तो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में जो एंड पे सेंटेंस होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इन दोनों को एक्सप्लेन कर लूँ। मैट्रिक क्या है और स्पेस क्या है। मैट्रिक तो आपने पढ़ लिया पीछे कि वो मीट्रिक फंक्शन होता है, जो एक क्रॉस प्रोडक्ट से रियल नंबर पर लिया जाता है, उसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं।
और स्पेस क्या होती है। अब हमने पीछे जो देखा कि आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट सेट एक्स था, उस पर आपने एक मीट्रिक डिफ़ाइन की। मीट्रिक डिफ़ाइन करने के बाद जो सेट था वो स्पेस बन गई। यानी इसका मतलब मीनिंग क्या है, स्पेस एक सेट है हैविंग सम स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर ऑन इट। अगर एक सेट सिर्फ उसमें कोई नंबर्स या रियल, अगर एक सेट सिर्फ जिसमें नंबर्स या फंक्शन पड़े हों उसको सेट ही कहेंगे। लेकिन जब हम उस पर कोई स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे इस पर मीट्रिक डिफ़ाइन की, तो फिर हम उसको स्पेस कह देंगे। जैसे आपने वेक्टर स्पेस पढ़ी हुई है, लीनियर स्पेस उसको कहते हैं। उसके बाद टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ी हुई है, सुना तो होगा ना पढ़ी हो तो। ये जो सारी स्पेसेस हैं इनमें कुछ स्ट्रक्चर डिफ़ाइन होते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आप डिफ़ाइन करते हैं इसमें भी, और इसमें टोपोलॉजी आप डिफ़ाइन करते हैं, जैसे इसमें हमने मीट्रिक डिफ़ाइन की। अब देखें जी, ये वाले एंड पर पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि अगर द सेट एक्स विद मेट्रिक डी इज़ कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। एक्स पर आप डी मीट्रिक डिफ़ाइन करें तो वो मीट्रिक स्पेस है। द पेयर एक्स डी इज़ कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। इसका भी यही मीनिंग है कि एक सेट एक्स है वो मीट्रिक स्पेस है जब आप उसको डी मीट्रिक डिफ़ाइन कर दें। द सेट एक्स ऑन विच अ मीट्रिक डी हैज़ बीन स्पेसिफाइड इज़ कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। जिस पर आप एक मीट्रिक स्पेसिफाई कर दें उस सेट को आप मीट्रिक स्पेस कहते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ ऑथर ये भी लिखते हैं, द सेट एक्स ओनली इज़ कॉल्ड मीट्रिक स्पेस इफ़ नो डेंजर ऑफ कन्फ्यूजन। मीनिंग कि अगर कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन कैसे ना हो कि आपको पता हो कि सेट एक्स पर कौन सी मीट्रिक डिफ़ाइन की हुई है, आपको ऑलरेडी पता हो। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको ऑथर क्यों नहीं लिखते। वो क्या थी, डी एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। वो इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि वो इसको फोर्थ प्रॉपर्टी से बना लेते हैं। फोर्थ क्या थी, डिस्टेंस एक्स वाई लेस और इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जी प्लस डिस्टेंस जी वाई। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 पॉइंट थे, ये एक्स, ये वाई और ये जी। अगर हम एक्स को वाई पर ले लें, एक्स को इधर ही ले जाएं, तो ये 2 पॉइंट रह जाएंगे ना। तो इन दोनों पॉइंट को हम प्रूव कर देंगे उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखें, जहाँ पर आपको एक्स नज़र आएगा वहाँ वाई ले लेंगे। ये देखें, डी एक्स की जगह पर वाई, फिर वाई, डी एक्स की जगह पर वाई, फिर जी, डी जी वाई। अब पहली प्रॉपर्टी नहीं लिखी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो लिखी हुई हैं। इसका मतलब वो मीट्रिक फंक्शन है। मीट्रिक फंक्शन से मीट्रिक स्पेस बनती है ना, असल में प्रॉपर्टी तो मीट्रिक फंक्शन की होती हैं। तो उस मीट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि 2 जो पॉइंट सेम हों एक ही जगह पर, उनका डिस्टेंस क्या होता है, 0। और उसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसमें क्या होता है, एक्स वाई वाई जी वाई एक्स के इक्वल होता है। तो ये वाई जी है, इसको भी हम वाई जी लिख सकते हैं। अब ये 2 बन जाएंगे। अब ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये भी क्या था, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक्स वाई तो कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जो हमने इस एक्स वाई कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जो हमने सेट एक्स से लिए हैं। इसी तरह ये वाई जी भी कोई 2 पॉइंट्स हैं जो हमने सेट एक्स से लिए हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी से ये फर्स्ट वाली बन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर हो गए।